गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अमाइन की प्रिपरेशन देखी थी। ठीक है, अमाइन की प्रिपरेशन हमने 6 तरीके से की थी। पहला तरीका था नाइट्रो जो कंपाउंड है उसका रिडक्शन करने से, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसका रिडक्शन करने से हमें अमाइन है वो मिलता है। ठीक है, दूसरी उसकी जो प्रिपरेशन थी वो अमोनोलिसिस थी। तीसरी प्रिपरेशन थी वो रिडक्शन ऑफ साइनाइड या फिर नाइट्रल। फोर्थ प्रिपरेशन थी रिडक्शन ऑफ अमाइड। फिफ्थ प्रिपरेशन थी जो खास नेम से जानी जाती थी, उसका नेम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और लास्ट थी वो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके मुताबिक आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए है, वो एग्जाम्पल हम 13.1 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो हम आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 13.1 जो नंबर का एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि भाई आपको ऐसा दिया गया है कि भाई इथाइल क्लोराइड C2H5Cl मतलब कि CH3CH2Cl, उसकी अगर हम इथेनॉलिक अमोनिया का सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो भाई CH3CH2NH2 ऐसा मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन है वो रिलीज हो जाएगा। अगेन हम इसकी इथाइल क्लोराइड के साथ C2H5Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जनरली C2H5 भी है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन मतलब HCl के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, मतलब C2H5NH C2H5। अगेन हम इसकी एक और अल्काइल हेलाइड इथाइल हेलाइड के साथ क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे C2H5, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे से एक क्लोरीन C2H5N C2H5 और तीसरी बार C2H5 है वो अटैच हो जाएगा। इसकी और एक बार हम इथाइल क्लोराइड है उसका मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2H5 4 टाइम्स N प्लस Cl माइनस, दैट इज नथिंग बट क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। तो ये अल्टीमेटली आपने कौन सी प्रिपरेशन की अमाइन की, दूसरी प्रिपरेशन की ना, अल्टीमेटली अमोनोलिसिस, मतलब कि अल्काइल एनाइड है उसकी इथेनॉलिक अमोनिया के साथ आपने रिएक्शन की तो उसमें से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एज वेल एज क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट है वो आपने क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल 13.1 के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा था। दूसरा सिमिलर यही टाइप का लेकिन एरोमेटिक टाइप का आपको कंपाउंड दिया है C6H5CH2Cl, मतलब कि बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसका नेम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर बेंजाइल क्लोराइड की अब इथेनॉलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, तो सर इसमें भी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन ही रिमूव हो जाएगा, मतलब C6H5CH2NH2, मतलब हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड में से बेंजाइल अमाइन वो मिलेगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, आपको ये वे दिए ही गया है टेक्स्ट बुक के अंदर कि पहले इथाइल क्लोराइड की इथेनॉलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करो क्या बनता है, तो बेंजाइल अमाइन बनता है। और बेंजाइल अमाइन की अगर हम 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C6H5CH2 और यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मतलब 2 HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और NCH3CH3 मतलब कि N डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनेमाइन, इसका नेम क्या होगा, N डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनेमाइन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 13.1 जो आपको क्या समझाता है, दूसरी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एमाइन। ठीक है, अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड है, चाहे इथाइल क्लोराइड है या फिर बेंजाइल क्लोराइड है, उसका अमोनोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया, then what you will get the primary amine, secondary amine, tertiary amine as well as quaternary ammonium salt। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल नंबर 13.1। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13.2 है, उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ये एक्चुअली सोल्ड एग्जांपल है लेकिन ये आप एक बार समझ लोगे, मतलब कि हम प्रिपरेशन हमने समझी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम साथ साथ नहीं लेते जाएंगे क्योंकि
वो आपको डायरेक्टली प्रिपरेशन के साथ में ही आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13.2, उसके अंदर क्या दिया गया है आपको, इथाइल क्लोराइड दिया गया है। ठीक है, और इथाइल क्लोराइड में से आपको क्या बनाना है कि सर हमें इथाइल क्लोराइड में से प्रोपेनेमाइड बनाना है, मतलब कि 1 प्रोपेनेमाइड है वो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो सर हम क्या करेंगे पता है, CH3CH2Cl, ठीक है, उसकी हम इथेनॉलिक सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे हम इथेनॉलिक सोडियम साइनाइड के साथ ये इथाइल क्लोराइड है उसके रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन नाइट्राइल है वो बनेगा। अगर आप ये नाइट्राइल है आपको पता हो, तो हमने तीसरी प्रिपरेशन की थी कि भाई साइनाइड या फिर नाइट्राइल का हम अगर रिडक्शन करते हैं तो उसमें से हमें एक कार्बन ज्यादा वाला क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, मतलब 1 2 3। यहाँ पे हम किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमालगम या फिर हाइड्रोजन एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, किसका रिडक्शन करेंगे भाई, ये प्रोपेन नाइट्राइल है उसका रिडक्शन करेंगे। तो CH3CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब CH3CH2CH2NH2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें इथाइल क्लोराइड में से प्रोपेनेमाइड मिला। आप पहले तो डर जाओगे कि भाई यहाँ तो 2 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको इथाइल क्लोराइड दिया है और आप इथेनॉलिक सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हो, तो इथाइल क्लोराइड में से आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन नाइट्राइल मिलेगा। अब ये प्रोपेन नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल का रिडक्शन आप करोगे तो आपके पास ये वे है ही कि उसमें एक कार्बन ज्यादा चेन में एड होके आपको क्या मिलेगा, अमाइन है वो मिलेगा। सिमिलरली इसी के अंदर ही आपको एक दूसरा एग्जांपल दिया है कि भाई C6H5CH2Cl, मतलब कि इसका नेम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में से आपको क्या बनाना है, C6H5CH2CH2NH2 ऐसा बनाना है। इसमें से ऐसा, तो इसमें से आप ऐसा बना सकते हो, यस सर। सिमिलरली हम ऐसा ही बना सकते हैं, C6H5CH2Cl, उसकी हमने इथेनॉलिक सोडियम साइनाइड के साथ क्या की, रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन NaCl के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में चले जाएंगे, C6H5CH2NH2। ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, उसमें से आपको क्या मिलेगा सर, बेंजाइल अमाइन है वो मिलेगा। ठीक है, ये पहले तो बेंजाइल अमाइन नहीं मिलेगा, आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया कि सोडियम और क्लोरीन रिमूव हो गए, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइनाइड, क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे जैसे साइनाइड मिला, ये साइनाइड का जो साइनो ग्रुप है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, मतलब Na और Cl है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, मतलब कि C6H5CH2Cl है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, सोडियम अमालगम एंड अल्कोहल इथेनॉल की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, रिडक्शन करते हैं इसका, तो हमें क्या मिलेगा, C6H5CH2, और यहाँ पे एक बार और 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होके, और यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन 2 अटैच हो जाएंगे, मतलब C6H5CH2CH2NH2। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग देना स्टार्ट करोगे तो ये 1 2, ठीक है, तो 1 2 मतलब 2 फिनाइल इथेनेमाइन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, 2 कार्बन की चेन है और दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर फिनाइल ग्रुप है वो अटैच्ड है। ठीक है, 2 फिनाइल इथेनेमाइन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल 13.2, जिसमें आपको प्रिपरेशन नंबर 3 है वो काम में आई। प्रिपरेशन नंबर 3 मतलब कौन सी, साइनाइड या फिर नाइट्राइल का रिडक्शन करने से अमाइन है वो मिलता है। ठीक है, तो आप केयरफुली टेक्स्ट बुक का ही सोल्ड एग्जांपल या फिर अनसोल्ड एग्जांपल देखोगे प्रिपरेशन के अंदर ही, तो आपको कई सारे ऐसे कन्वर्जन भी मिल जाएंगे। ये दो स्टेप के ही कन्वर्जन है। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये सोल्व नहीं किया होगा तो हमें डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन ले तो साथ साथ में यही एग्जाम्पल क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो आगे का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 13.3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13.3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13.3 के अंदर आपको यह दिया गया है कि भाई अगर हमें
प्रोपेनेमाइन चाहिए, और वो भी हमें होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से ही चाहिए। ठीक है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें से हमें प्रोपेनेमाइन चाहिए, तो हमें कौन सा एमाइड है वो यूज करना चाहिए। तो सर हमने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, तब हमें याद था क्या कि भाई जितने कार्बन वाला हम अमाइड लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 कार्बन वाला अमाइड लिया, तो उसमें से हमें 3 कार्बन वाला अमाइन है वो मिलेगा। ठीक है, मतलब कि प्रोपेनेमाइन है, हमें 3 कार्बन वाला प्रोपेनेमाइन चाहिए, तो हमें उससे एक कार्बन ज्यादा, मतलब 1 2 3 और 4, और एक ही बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, वो आपको कैलकुलेशन के अंदर गिन लेने का है, वो कार्बन को फंक्शनल ग्रुप का, मतलब उसके मिला के 4 कार्बन होने चाहिए। मतलब कि ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेनेमाइड में से आपको क्या मिलेगा, प्रोपेनेमाइड है वो मिलेगा। ठीक है, और एक आपको पूछा है कि बेंजामाइड, दूसरा क्वेश्चन उसी के ही अंदर पूछा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13.3 के अंदर कि बेंजामाइड है वो आपने लिया है और उसकी आपने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की है। सर बेंजामाइड क्या होता है, ये तो हमने देखा ही नहीं। बेंजीन, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, बेंजीन उसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड O, NH2, ये है बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड है, उसकी आप ब्रोमीन और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो बेंजामाइड में से आपको क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एक कार्बन है वो तो क्या हो जाएगा, कम होके आपको जो अमाइड है वो मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अमाइड का एक कार्बन है वो कम होके आपको रिस्पेक्टिव अमाइड है वो मिलेगा। ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, उसकी एक स्पेसिफिक बात है, वो हमें पता है। तो ये बेंजामाइड अगर हम लेते हैं, यूज करते हैं, तो हमें उसमें से क्या मिलेगा, बेंजीनेमाइन, बेंजीनेमाइन या फिर एनिलीन है वो एज अ मेन प्रोडक्ट के तरीके से मिलेगा। और बाकी तो हमें पता है कि 2 Na और 2 Br और Na2CO3 दो मोलिक्यूल H2O के है वो एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। लेकिन मेन काम की बात ये है कि अगर हमें एनिलीन ही चाहिए और होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से ही चाहिए, तो हमें कौन सा एमाइड यूज करना पड़ेगा, बेंजामाइड। ठीक है, और अगर हमें प्रोपेनेमाइन एज अ मेन अमाइन की तरह चाहिए वो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से, तो हमें कौन सा अमाइड लेना चाहिए, उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक कार्बन कम हो, ऐसा हमें क्या मिलता है, अमाइड है वो मिलता है। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन की वो ही हमें काम में आई। ठीक है, हमने पहले जो एग्जांपल देखा 13.1, उसके अंदर हमको रिडक्शन वाली प्रिपरेशन से वो काम में आई, अमोनोलिसिस वाली प्रिपरेशन। और दूसरा एग्जांपल देखा हमने 13.2, उसके अंदर हमें साइनाइड का रिडक्शन वाली जो प्रिपरेशन है नाइट्राइल, वो वाली काम में आई। एग्जांपल नंबर 13.3 देखा, उसके अंदर हमने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से प्रिपरेशन की थी, वो हमें काम में आई। ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड आपने जो स्टडी किया है अभी तक का, उसका ये कन्वर्जन के फॉर्म में या फिर रिएक्शन के फॉर्म में अगर पूछना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कन्वर्जन कई सारे आपको ये प्रिपरेशन के बेसिस ही दिया है आपको, कन्वर्जन बेंजीन इनटू एनिलीन। ठीक है, बेंजीन टू एनिलीन या फिर बेंजीन को आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बेंजीन मतलब C6H6, उसका आप नाइट्रेशन करते हो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आप 288 केल्विन देते हो, तब आपको उसमें से क्या मिलता है, बेंजीन में से नाइट्रोबेंजीन है वो मिलता है। और आपको पता है कि नाइट्रो कंपाउंड है उसका आप रिडक्शन करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन या फिर प्लेटिनम पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस की प्रेजेंस और साथ में इथेनॉल की प्रेजेंस में आप नाइट्रो कंपाउंड है उसका रिडक्शन करोगे, तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, एनिलीन है वो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट्रोबेंजीन यूज किया है तो यहाँ पे मुझे एनिलीन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन लिख रहे हो, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ये बेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, और ये है एनिलीन। और पॉसिबल हो तो हर एक जगह आपको रिएक्शन के नेम भी क्या करने चाहिए, लिखने चाहिए। रिएजेंट तो लिखना ही है, टेम्परेचर, प्रेशर,
कैटलिस्ट की जो कंडीशन आती है वो तो लिखनी ही है, ठीक है। तो ये बेंजीन का एनिलीन में हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन, एकदम सिंपल सा कन्वर्जन था। लेकिन ये वाला स्टेप आपको 11 का है वो पता है, और ये वाला स्टेप वो 12 का है वो आपको पता है, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन को हमें एन एन डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। अगर अगर हमने ये वाला पोर्शन अभी रखा होता तो भी चलता, क्योंकि बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन वो हमें पता है नाइट्रेशन करने से, और नाइट्रेशन करने से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, उसका हम रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास एनिलीन है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप लिख देता हूँ कि भाई ये एनिलीन है। एनिलीन के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इथाइल क्लोराइड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमें एन डाई इथाइल चाहिए होता तो हम इथाइल क्लोराइड लेते, हमें क्या चाहिए, डाई मिथाइल चाहिए, मतलब हम मिथाइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है। दो मोल डायरेक्टली यूज कर लेते हैं तो भी चलेगा, या फिर सेपरेटली हम ऐसे रिएक्शन करेंगे कि भाई ये है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है वो चले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे NaCH3, मतलब कि ये प्राइमरी अमाइन है, उसमें से आपको सेकेंडरी अमाइन है वो मिलेगा। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे, एक बार और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो H और Cl अगेन क्या हो जाएंगे, बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिमूव हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ऐसे बेंजीन का नाइट्रेशन करने से नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने से एनिलीन, और एनिलीन में से हमें क्या मिलता है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो मिलता है, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जन हो गया। एक और कन्वर्जन आपको दिया है, ये कन्वर्जन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा आपका दिमाग चलाने वाला कन्वर्जन है। CH2 4 टाइम्स ClCl, ठीक है। अब आपके पास कार्बन कितने हैं, 4, 1 और 4 नंबर वाले कार्बन के ऊपर 2 बार क्लोरीन, मतलब 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, उसका आपको कन्वर्जन करना है CH2 6 टाइम्स NH2 मतलब कि हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, या फिर हेक्सेन 16 डाइएमाइन, उसके अंदर आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तब जाके आप क्या करोगे कि सर हमारे पास ये CH2 4 टाइम्स ClCl, मतलब कि 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है, उसकी अगर हम इथेनोलिक सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम और क्लोराइड NaCl के तौर पर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, 2 Na और 2 Cl के फॉर्म में, ठीक है। और 2 NaCN ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ये रिलीज हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, हम ऐसे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 4 टाइम्स C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, हेलोजन था, उसमें से नाइट्रल या फिर साइनाइड आ गया। अब इजी है, अब आपको पता है कि अगर हम रिडक्शन करते हैं सोडियम अमालगम की प्रेजेंस पे या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है CH2NH2, मतलब कि यहाँ पे CH2 4 टाइम्स है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा CH2NH2, मतलब कि CH2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 6 टाइम्स NH2, मतलब कि हेक्सेन 16 डाइएमाइन या फिर हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, जो आपको पता है नाइलॉन 6 का एक क्या है, मोनोमर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। लेकिन ये स्टेप, पहला वाला जो स्टेप है, ये अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं तो तब आपको पता चल जाता है कि ये भाई दूसरा वाला स्टेप है, ये तो क्या है, साइनाइड या फिर नाइट्रल का रिडक्शन करने से हमें क्या मिलता है, अमाइन है वो मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई कन्वर्जेंस की बात, और जो रिएक्शंस की बात, या फिर जो हमने प्रिपरेशन सीखी थी, प्रिपरेशन के मुताबिक जो एग्जांपल सॉल्व करने की बात हुई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े। हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब आपको पता है कि भाई जो लोअर चेन वाले कार्बन है, लोअर एलिफेटिक जो अमाइन है, ठीक है, ये लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं, ये जनरली गैसियस फॉर्म में होते हैं और उसकी फिशी टाइप की ऑर्डर होती है।
और 3 कार्बन से ज्यादा वाले जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होते हैं ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और उससे भी ज्यादा कार्बन वाले होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अगर हम एरल एमाइन की बात करें या फिर एनिलीन की बात करें तो ये कर्नललेस एंड लिक्विड फॉर्म में जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि सोल्यूबिलिटी के अंदर जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होगा, ठीक है, लोअर कार्बन वाला जो एलिफेटिक अमाइन होगा जिसका मोलेकुलर मास है वो कम होगा, वो जो अमाइन है वो पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी का जो मोलेक्यूल है, वाटर का मोलेक्यूल है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनाता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन है वो बढ़ती जाती है, आपको पता है कि एक कार्बन में से 2 कार्बन, 2 कार्बन में से 3 कार्बन, 3 में से 4, 4 में से 5, जैसे नंबर ऑफ कार्बन की चेन है वो बढ़ती जाएगी। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिथाइल एमाइन मतलब मीथेन एमाइन ले रहे हैं, सिमिलरली इथेन एमाइन लेंगे, सिमिलरली प्रोपेन एमाइन लेंगे, मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, जनरली अल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज है वो बढ़ती जाएगी, मतलब ये क्या करेगा, ये जो पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटीज है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कि जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है अमाइन की चेन में, जैसे जैसे मोलेकुलर मास है वो बढ़ता है, वैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होते जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाइन है उसकी सोल्यूबिलिटी है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि जो लोअर अमाइंस होते हैं वो पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू हायर चेन वाले जो अमाइन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, एक ये बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी, अगर हम अल्कोहल एंड अमाइन की पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हमें पता है कि भाई अमाइन का नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 होती है जनरली, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करें। और अल्कोहल का ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल दैट इज हायर देन अमाइन का नाइट्रोजन से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर होती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अमाइन का नाइट्रोजन से ज्यादा पोलर होगा, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अमाइन का जो नाइट्रोजन है या फिर अमाइन ग्रुप से जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि अल्कोहल की जो सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर है वो अमाइन के कंपैरिजन में ज्यादा है। आपको ऐसा एग्जांपल दिया है कि भाई ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, CH3CH2CH2OH, ठीक है, या फिर ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, और CH3CH2CH2CH2NH2 ये है 1 ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, ये दोनों में से किसकी सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा होगी, तो भाई अल्कोहल की ज्यादा होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका जो पोलैरिटी है वो अमाइन के कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करता है, बनाता है इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गई उसकी सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड बात है। ठीक है, इसके बाद का जो आगे की उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब हमको पता चल गया है कि जो प्राइमरी एमाइन होगा, सर हमें पता है कि प्राइमरी एमाइन है ना उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पता है, RNH2। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी कोई कोई एक ग्रुप से वो अटैच, सिमिलरली कोई उसका ऐसे ऊपर होगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, सिमिलरली RN और उसके साथ एक हाइड्रोजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो फॉर्म होगा, अमाइंस के जो प्राइमरी अमाइंस का 2 मॉलिक्यूल हमने रखा है तो उसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो फॉर्म होगा। मतलब कि हमें पता है कि अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है वो अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर हमने सेकेंडरी अमाइन लिया है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है। और अगर हमने टर्शियरी अमाइन लिया है तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब कि जो प्राइमरी अमाइन है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी में उससे भी कम और टर्शियरी में
उससे भी कम, ठीक है। मतलब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें तो प्राइमरी एमाइन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सेकेंडरी से ज्यादा होगा, और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट है वो टर्शियरी से ज्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन करते हो, प्रोपेन एमाइन लिया और आपने मिथाइल इथाइल एमाइन लिया और आपने ट्राई मिथाइल एमाइन लिया, ठीक है। प्रोपेन एमाइन मतलब कि प्राइमरी एमाइन है, मिथाइल इथाइल एमाइन मतलब कि सेकेंडरी एमाइन है, और ट्राई मिथाइल एमाइन मतलब 3 बार CH3 और एमाइन, ठीक है, ये टर्शियरी एमाइन है। तो उसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी का ज्यादा होगा, और उससे कम सेकेंडरी का, और उससे कम टर्शियरी का। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? प्राइमरी की, उससे कम सेकेंडरी की, और उससे कम टर्शियरी की, ठीक है। तो इसके बाद की जो बेसिसिटी वाली प्रॉपर्टी है और आगे का जो कंसेप्ट है वो हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ तक रुकते हैं, बाकी का जो बेसिसिटी का और जो सोल्यूबिलिटी का आगे वाला कंसेप्ट है वो हम कल लेंगे, ठीक है।